हो जाएंगे। अभी अगला क्वेश्चन 2.23 An electrical technician requires a capacitance of 2 microfarad in a circuit across a potential difference of 1 kilovolt. A large number of 1 microfarad capacitors are available to him, each of which can withstand a potential difference of not more than 400 volt. Suggest a possible arrangement that requires the minimum number of capacitors. तो प्रॉब्लम क्या है, एक इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है और उसके पास 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटी वाले लार्ज नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं और इनको कंबाइन करके एक नेटवर्क बनाना है, एक सर्किट बनाना है जिसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी होनी चाहिए 2 माइक्रोफैरेड और जो सप्लाई है वो कितने की है, वो 1 किलो वोल्ट की है और हर कैपेसिटर मैक्सिमम कितना पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज विस्टैंड कर सकता है, 400 वोल्ट। इससे ज़्यादा वोल्टेज होने पर वो डैमेज हो जाएगा। हमको बताना है मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने रिक्वायर्ड होंगे इस अरेंजमेंट को बनाने के लिए, इस नेटवर्क को बनाने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नेटवर्क बनेगा इसमें कई सारे कैपेसिटर्स होंगे सीरीज में, कई रोज होंगी और वो रोज आपस में पैरेलल में होंगी, तब वो नेटवर्क बनेगा और इक्विवेलेंट आना चाहिए 2 माइक्रोफैरेड। तो सबसे पहले ये पता करेंगे कि एक रो में कितने कैपेसिटर्स होने चाहिए ताकि वो सेफली काम कर पाएँ। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको अप्लाइड वोल्टेज को, जो आपने लगाया है वोल्टेज बाहर से, उस अप्लाइड वोल्टेज को सेफ वोल्टेज से, हर कैपेसिटर के सेफ वोल्टेज से डिवाइड कर देना है। मान लो ये नंबर आता है n के बराबर, सपोज n। जैसे इस क्वेश्चन में हमको दिया अप्लाइड वोल्टेज कितना, अप्लाइड वोल्टेज दे रखा है 1000 वोल्ट और हर कैपेसिटर कितना वोल्टेज विस्टैंड कर पाता है, 400 वोल्ट। तो इसको डिवाइड करने पर यह आएगा 2.5, यानी एक रो में कम से कम 2.5 कैपेसिटर्स होने चाहिए। अब ये तो हो नहीं सकते 2.5, नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, वो होगा 3, यानी इस क्वेश्चन के लिए n की वैल्यू होगी 3। अब इसको समझते हैं ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है कि हम कैपेसिटर्स को जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इस तरह से सीरीज अरेंजमेंट जब होता है कैपेसिटर्स का किसी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस, तो ये वोल्टेज डिवाइड होता है और सीरीज में Q कांस्टेंट होता है। हर एक कैपेसिटर पर चार्ज तो सेम आएगा, ये वोल्टेज वो डिवाइड होता है और फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV याद लाएं तो Q यदि कांस्टेंट है यानी वोल्टेज डिवाइड होगा इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ कैपेसिटी में, वोल्टेज डिवाइड होगा कैपेसिटी के इनवर्स प्रोपोर्शन में। अब यहाँ सभी कैपेसिटर्स की कैपेसिटी सेम है तो हर एक के अक्रॉस वोल्टेज भी सेम आएगा। तो यदि हम 3 कैपेसिटर्स यहाँ लगा देते हैं, हर एक की कैपेसिटी है 1 माइक्रोफैरेड, तो ये वोल्टेज इक्वली डिवाइड होगा। कितना लगाया है हमने बाहर से, 1000 वोल्ट, हर एक के अक्रॉस कितना आएगा, 1000/3, जो 400 वोल्ट से कम है, यानी हर कैपेसिटर सेफली काम करेगा। तो सबसे पहली स्टेप में क्या करना है आपको, स्टेप 1 में आपको अप्लाइड वोल्टेज को सेफ वोल्टेज से डिवाइड कर देना है। तो यदि ऐसा आता है फ्रैक्शन तो नेक्स्ट इंटीजर ले लेना है, यानी एक रो में हमें 3 कैपेसिटर्स रखना पड़ेंगे। ये एक काम हो गया। इसके बाद अब ये पता करना है कि ऐसे 3 कैपेसिटर्स की एक रो है, ऐसी कितनी रोज होनी चाहिए ताकि इक्विवेलेंट हमको कितना मिल जाए, 2 माइक्रोफैरेड। तो मान लेते हैं ऐसी m रोज हमने लगाई हैं। एक रो में कितने कैपेसिटर्स हैं, एक रो में है n कैपेसिटर्स, हर एक की वैल्यू कितनी है, c। अभी आप देखेंगे फाइनल फॉर्मूला एक बन जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव आने पर इतना सोचना नहीं है, फिर जल्दी से वो लगाकर फॉर्मूला आप फटाफट आंसर निकाल लेंगे। तो अभी मैंने मान लिया कि m रोज है, m रोज, ये वोल्टेज जो बाहर से लगाया है सप्लाई वोल्टेज, ऐसी m रोज आपने तैयार की हैं। और क्यों की हैं, ताकि इक्विवेलेंट कैपेसिटी मिल जाए आपको इस क्वेश्चन में 2 माइक्रोफैरेड। तो उसको C इक्विवेलेंट लिख लेंगे अभी हम हाल फिलहाल। अब एक रो में कितने कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, n, हर एक की कैपेसिटी यदि C है तो इक्विवेलेंट एक रो का कितना होगा, एक रो का होगा C/n, C/n इक्वल कैपेसिटी है, n कैपेसिटर्स हैं एक रो में, तो C/n होगा। और C/n वाले ऐसे कितने रोज हैं, m,
तो ये पैरेलल में आ जाएंगे, और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में तो वो ऐड होते हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी का फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, m टाइम्स c बाय n, c बाय n, यानी ये हो गया वो शॉर्ट फॉर्मूला जिसको लगाकर आप इजीली बता सकते हैं कि कितने कैपेसिटर्स होंगे। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटी n तो हमको पता है, m निकालेंगे यहाँ से, और फिर टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने होंगे, एक रो में कितने हैं, एक रो में है n, और ऐसी कितनी रोज हैं m, यानी हमारा फाइनल आंसर ये होगा। और ये मिनिमम नंबर होगा। मिनिमम नंबर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ 3 लगाएं, 3 की जगह आप चाहे जितने लगा सकते हैं। जैसे 4 लगाएंगे तो हर एक के अक्रॉस 250 वोल्ट आएगा, वो भी 400 से कम है। 5 लगाएंगे, 6 लगाएंगे, हर बार वो 400 वोल्ट से कम होगा। पर क्योंकि हमको मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स बताने, इसलिए हम 3 लेकर काम कर रहे हैं। तो n तो है हमारा 3, सी इक्विवेलेंट कितना है, सी इक्विवेलेंट है 2 माइक्रोफैरेड। 2 microfarad is equal to m, n is 3 and the c is 1 microfarad, 1 microfarad। तो माइक्रोफैरेड कैंसिल और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से m आ गया 6 के बराबर। तो n हमने पहले पता कर लिया था और ये आया है 6, यानी 3 कैपेसिटर्स की ऐसी कितनी रोज, 6, यानी टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने होंगे, 3 इंटू 6 दैट इज 18। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का 18 हो जाएगा। और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आने पर आप सीधे ये याद लाना, सी इक्विवेलेंट इज एम सी बाय एन, और एन निकालने के लिए इसे यूज करेंगे, अप्लाइड वोल्टेज अपॉन सेफ वोल्टेज। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। अभी अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ 2 फैरेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन दैट द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 0.5 सेंटीमीटर। You will realize from your answer why ordinary capacitors are in the range of microfarad or less. However, electrolytic capacitors do have a much larger capacitance, 0.1 farad, because of very minute separation between the conductors. तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात हो रही है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। हमको कैपेसिटी दी हुई है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स दी हुई है, हमको चाहिए एरिया ऑफ द प्लेट्स। तो एरिया इसमें से अब्स्ट्रैक्ट करें तो एरिया कितना होगा, उस कैपेसिटर की कैपेसिटी इनटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के। अब क्योंकि ये एयर कैपेसिटर है तो के तो 1 हो जाएगा। कैपेसिटी कितनी दी हुई है, कैपेसिटी दी है 2 फैरेड। एसआई यूनिट्स में सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा। तो ये हुआ 2, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स वो है 0.5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का मीटर बना दिया। और नीचे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 टाइम्स 10 टू दी पावर -12। इसको सॉल्व करने पर आंसर किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में, और वो आंसर आने वाला है 1130 किलोमीटर स्क्वायर। पहले वो मीटर स्क्वायर में आएगा, फिर उसे किलोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन से हम ये सीखना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटी वाला यदि कोई कैपेसिटर है तो प्लेट एरिया इतना ज़्यादा होगा। मतलब प्रैक्टिकली ऐसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमें नहीं मिलेगा जिसकी कैपेसिटी हो 2 फैरेड और प्लेट एरिया इतना हो। ये बहुत ज़्यादा है, 1130 किलोमीटर स्क्वायर। और इसीलिए जो ऑर्डिनरी कैपेसिटर्स होते हैं वो होते हैं माइक्रोफैरेड में, इससे भी कम, पिकोफैरेड में। तो प्लेट एरिया इतना हो नहीं सकता, कैपेसिटी ऐसी कभी हमें सुनाई नहीं देती। जो कैपेसिटर्स हम यूज करते हैं उनकी कैपेसिटी माइक्रोफैरेड या उससे कम होती है। हाउएवर इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, कुछ स्पेशल टाइप के कैपेसिटर्स होते हैं जिनमें हमको 0.1 फैरेड जरूर मिल जाएगी। ये तो 2 फैरेड है, ये 0.1 फैरेड यानी फैरेड का 1/10 ये मिल सकता है, पर तब फिर हमें प्लेट एरिया कैसा करना पड़ता है, बहुत कम। डी को बहुत कम करने पर ही कैपेसिटी हमको बहुत इतनी मिल सकती है, 0.1 फैरेड इतनी तो कभी मिलेगी ही नहीं। तो इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम 2.25, ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क इन फिगर बिलो फॉर अ 300 वोल्ट सप्लाई, डिटरमिन द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। 3 काम हमको करने हैं। एक तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी बतानी है नेटवर्क की, फिर हर एक कैपेसिटर पर प्रेजेंट चार्ज और हर एक के अक्रॉस वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी तो आप
मेंटली भी कर सकते हैं आराम से। इस तरह का क्वेश्चन आता है यदि ऑब्जेक्टिव में, तो सबसे पहले इधर ध्यान जाना चाहिए। 200 पिको फैरेड के ये दो कैपेसिटर सीरीज में, तो इक्विवेलेंट कितना होगा 100। फिर ये जो 100 होगा इस ब्रांच का इक्विवेलेंट, ये 100 इसके साथ पैरेलल में होगा। तो 100 100 के पैरेलल में यदि दो कैपेसिटर्स हैं तो इक्विवेलेंट क्या होगा उनका एडिशन, मतलब 100 + 100 200। और ये जो कैपेसिटर है इसको यदि सीधा कर दें इस वायर को, तो ये कैपेसिटर ये सीरीज में आ जाएगा। यहाँ भी हमें कितना मिला था 200, और 200 और 100 हो जाएंगे सीरीज में, तो दोनों का प्रोडक्ट अपॉन सम 200 × 100 अपॉन 300, यानी 200 अपॉन 3 पिको फैरेड, ये हो जाएगी इक्विवेलेंट कैपेसिटी इस नेटवर्क की। और इसको करते कैसे हम, ऑर्डर में यदि करें तो मेथड ऑफ रिडक्शन से इसको करते हैं। इस वाले कैपेसिटर को तो मैंने ऐसे ही बने रहने दिया, ये 100 पिको फैरेड का C1, 100 पिको फैरेड का ये एक कैपेसिटर, ये कैपेसिटर इसको रिड्यूस किया, और इसको रिड्यूस किया तो एक कैपेसिटर कितने का मिला हमको यहाँ 200 200, तो ये मिलेगा 100। तो ये आ गया इक्विवेलेंट किस किस का, इन दोनों का, C23, और इसकी वैल्यू कितनी है, यह है 100 पिको फैरेड का। 200 200 तो 100 पिको फैरेड। फिर ये तो वो टर्मिनल है, कितना है 300 वोल्ट, 300 वोल्ट पॉजिटिव टर्मिनल उस बैटरी का। 300 वोल्ट हम बाद में लिख देंगे, यहाँ प्लस लगा देते हैं। और इसको कर दिया था हमने सीधा इस वाली ब्रांच को, तो ऐसा आ जाएगा यहाँ कैपेसिटर कितने का 100 पिको फैरेड का। तो इसको हमने ऐसा रिड्यूस कर लिया, ये है कैपेसिटर C4। अब ये दोनों हैं पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कितना होगा 200, 100 100 200 हो जाएगा। तो ये तो C4 है, और यहाँ एक कैपेसिटर आ जाएगा कितने का 200 पिको फैरेड का, 200 पिको फैरेड का, ये खुद है 100 पिको फैरेड, और ये है वो नेगेटिव टर्मिनल, और इधर है वो पॉजिटिव टर्मिनल। इस तरह रिड्यूस हो गया, ये निकला है C123। और अब 100 200 ये सीरीज में हो गए, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन सम, यानी फाइनली आ गया आपके पास 200/3। तो ये आप मन ही मन में कर लेते हैं। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए वोल्टेज, वोल्टेज हर एक के क्रॉस और हर एक पर प्रेजेंट चार्ज हमको फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम ऐसा सोचें कि यह है पॉजिटिव टर्मिनल उस सेल का, यहाँ से चार्ज आया होगा Q, इस बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया ये पता करना है। तो ये आ गई है हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटी, और इक्विवेलेंट कैपेसिटी आने के बाद फॉर्मूला लगा देते हैं, चार्ज इज इक्वल टू CV, इक्विवेलेंट 200/3, ये किस में है पिको फैरेड में, और वोल्टेज कितना है 300 वोल्ट। तो ये आंसर अभी तो किस में आएगा, ये आएगा पिको कूलम में, 200 × 300/3, 3 से इसको कैंसिल करें 100 टाइम्स, तो 2 × 10⁴, 2 × 10⁴, ये आएगा पिको कूलम। और इसको कूलम बनाना है तो -12 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो कूलम में आएगा, और 2 × 10⁻⁸ कूलम, ये चार्ज ये बैटरी सप्लाई करेगी। ये आया टोटल चार्ज जो सप्लाई हुआ, और जितना चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगा उतना ही लौट कर आएगा नेगेटिव टर्मिनल पर, यानी इसके ऊपर ये चार्ज प्रेजेंट होगा कितना 2 × 10⁻⁸ कूलम। एक आंसर आ गया आपका, ये आ गया। अब वोल्टेज चाहिए तो V = Q/C, Q/C लगाएंगे, यह है Q, 2 × 10⁻⁸ कूलम अपॉन इसकी कैपेसिटी 100 पिको है वो पिको फैरेड, यानी कितना होगा -12, तो -10 हुआ, -10 ऊपर जाएगा तो 10 - 8 यानी 2, यानी 200 वोल्ट इसके अक्रॉस वोल्टेज आ गया 200 वोल्ट। तो इसकी कहानी तो ख़त्म हो गई। अब ये 200 वोल्ट है, टोटल वोल्टेज कितना है जो लगाया है वो 300 वोल्ट है, इसके अक्रॉस यदि ड्रॉप आया 200 तो बचा हुआ इन पर आया होगा, इसके ऊपर कितना ड्रॉप आएगा, इस पर ड्रॉप आएगा 100 वोल्ट का, 100 वोल्ट का, और उतना ही ड्रॉप इन दोनों पर आएगा, ये क्योंकि इसके साथ पैरेलल में है, और ये क्योंकि इक्वल वैल्यू के हैं तो पोटेंशियल
डिवाइड हो जाएगा, सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है। तो इनके ये वोल्टेजेस आ गए। और अब चार्ज होता है क्या, चार्ज बराबर होता है CV। तो कैपेसिटी इज 100 पिको, मतलब 10⁻⁻12, वोल्टेज 10⁻²। तो ये हो गया 10⁻⁴, यानी 10⁻⁻8 कूलम का इसके ऊपर चार्ज होगा। वोल्टेज होगा 100 वोल्ट। यही हमको पता करना था। अब इनकी बात कर लें तो इसके ऊपर वोल्टेज है 50, कैपेसिटी है 200 पिको फैरेड। तो चार्ज कितना होगा, चार्ज फिर से CV। तो C इज 200 इंटू 10⁻⁻12 एंड V इज 50। तो कितना हुआ, ये 3 जीरोज इसको दे देते हैं, या ये 50, ये 100 हो जाएगा, और 2 जीरोज और 10⁻⁻12। तो ये भी हुआ 10⁻⁻8 कूलम। और वैसे भी उसे इतना आना ही था, यानी हर एक पर 10⁻⁻8 कूलम का चार्ज, वोल्टेज 50। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हो जाएंगे। मैंने प्रॉपर्टी के बेसिस पर इजीली सॉल्व किया जा सकता है इसको। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैव एन एरिया ऑफ 90 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच and are separated by 2.5 mm. The capacitor is charged by connecting it to a 400 volt supply. Part A, how much electrostatic energy is stored by the capacitor? पहले इसको ही करते हैं, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला वो आपको पता होगा। एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV² लगा सकते हैं, और भी फॉर्मूले होते हैं, हाफ Q²/C या हाफ QV। अब ये फॉर्मूला क्यों लगाना है, क्योंकि हमको प्लेट एरिया दिया हुआ है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स दिया हुआ है, और वो जो वोल्टेज है वो भी दिया हुआ है 400 वोल्ट सप्लाई से, उसको जोड़ने पर कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो अब C को क्या लिख लेते हैं, इसमें C क्या है, उसकी कैपेसिटी। तो कैपेसिटी को क्या लिखा जा सकता है, एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू V²। अब बस वैल्यूज डालकर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट कितना, 8.854 टाइम्स 10⁻⁻12, एरिया, प्लेट एरिया है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 90 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स 2.5 mm। तो ये हो गया, और V², V इज 400, यानी 16 इंटू 10⁻4। तो आंसर निकल कर आएगा जूल में, आंसर आएगा जूल में। सबको सॉल्व करने पर मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ये आएगा 2.549 इंटू 10⁻⁻6 जूल। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इस पार्ट का आंसर। आगे में क्या बोल रहे हैं, व्यू दिस एनर्जी एज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड ऑब्टेन द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल u, hence arrive at a relation between u and the magnitude of electric field E between the plates। तो एक छोटा सा डेरिवेशन है, हमको निकालनी है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है एनर्जी डेंसिटी। तो ये एनर्जी डेंसिटी की बात चल रही है। ये फॉर्मूला आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर में देखेंगे। एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u मतलब क्या, जो एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर में अपॉन कैपेसिटर का एरिया, सॉरी उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ अ प्लेट इनटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, मतलब AD से इसको डिवाइड करना है। तो ये मिलेगी हमें एनर्जी डेंसिटी। कभी कभी इसको UE कहते हैं, क्योंकि उस चैप्टर में मैग्नेटिक एनर्जी की भी बात होगी। तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अब ये तो हमने निकाल रखा है U मतलब हाफ CV²। पूरा फॉर्मूला लिखें तो ये लिख देंगे यहाँ पर, हाफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये तो आया U, यहाँ V² भी आएगा, और इसमें एक्स्ट्रा क्या आ रहा है अब, A इंटू D। अब ये एरिया तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा D², मतलब हाफ एप्सिलॉन नॉट V/D स्क्वेयर्ड। और ये आपने पढ़ा है यूनिफॉर्म फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है V/D, यानी इसको E लिखा जा सकता है। प्लेट्स के बीच फील्ड यूनिफॉर्म ही होती है कैपेसिटर के। तो ये हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आने लगेगा E²। तो ये फॉर्मूला हमको एक्चुअली इसमें डिराइव करना था, हाफ एप्सिलॉन नॉट
ई स्क्वायर। तो ये पार्ट बी का आंसर। अब ये नेक्स्ट 2.27, a 4 microfarad capacitor is charged by a 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 2 microfarad capacitor. How much electrostatic energy of the first capacitor is lost in the form of heat and electromagnetic radiation? तो ऐसी प्रॉब्लम आपने एग्जाम्पल्स में भी की होगी। इसको डायरेक्टली आप फॉर्मूले से कर सकते हैं। एनर्जी लॉस का फॉर्मूला होता है, लॉस ऑलरेडी हमने कह दिया इसलिए माइनस साइन नहीं ले रहे, C1 C2 अपॉन 2 टाइम्स C1 प्लस C2। ये दोनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटीज, उसमें से जो चार्ज्ड कैपेसिटर था उसकी कैपेसिटी है C1 और अनचार्ज्ड वाले की है C2। और V1 क्या है? V1 है पहला जो चार्ज कैपेसिटर था उसका वोल्टेज माइनस V2 होल स्क्वायर। डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आंसर हमें मिल जाता है। अब C1 कितना है? 4 माइक्रोफैरड में, और C2 है, C2 इज 2 माइक्रोफैरड, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 2 टाइम्स C1 प्लस C2। तो दोनों को माइक्रोफैरड में रखेंगे तो 4 प्लस 2 वो 6 हो जाएगा, 10⁻⁻6 वो कॉमन हो गया। और V1 कितना है? तो पहले कैपेसिटर को 200 वोल्ट तक चार्ज किया था, माइनस दूसरा कैपेसिटर था अनचार्ज्ड। तो बस इसको आपको सॉल्व कर देना है, तो आपको आंसर मिलेगा जूल में। डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे और आंसर आएगा 0.02667 जूल। तो इतनी एनर्जी लॉस हो जाती है किस फॉर्म में? हीट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब लाइट। तो हीट और लाइट के फॉर्म में कुछ एनर्जी का लॉस आता है इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अभी अगला क्वेश्चन, show that the force on each plate of a parallel plate capacitor has a magnitude equal to half QE, where Q is the charge on capacitor and E is the magnitude of electric field between the plates. Explain the origin of factor half. तो ये दिखाई हुई है मैंने दोनों प्लेट्स किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, ये प्लेट 1 और ये प्लेट 2। पहली प्लेट पर प्लस Q चार्ज प्रेजेंट है और दूसरी प्लेट पर है माइनस Q। अब हमको बोला हुआ है कि अंदर फील्ड, दोनों प्लेट्स के बीच में फील्ड दे रखी है हमको E। तो आपको पता होगा ये फील्ड होती है यूनिफॉर्म और कितनी होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलन नॉट। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों प्लेट से यहाँ फील्ड प्रोड्यूस होती हैं, वो एडिटिव होती हैं। पहले हम इन दोनों प्लेट्स को क्या मान लेते हैं? चार्ज शीट्स। तो अंदर फील्ड कितनी होगी? एक प्लेट से, इस प्लेट से यदि पता करेंगे तो वो इधर होगी क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलन नॉट। और इस प्लेट से इधर होगी, वो भी कितनी होगी मैग्नीट्यूड में? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलन नॉट। नेट फील्ड ये होगी। तो प्लेट्स के अंदर फील्ड हमको दी हुई है, कहाँ से कहाँ एक्ट कर रही है वो? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और वो यूनिफॉर्म है फील्ड, ये आपको पता ही है। अब हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए इनके बीच का फोर्स, इनके बीच का फोर्स। तो मान लेते हैं इसकी चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, इसकी चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा। प्लेट 1 से प्लेट 2 की लोकेशन पर जो फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी? तो ये चार्ज शीट जैसा काम करेगी, इससे फील्ड होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलन नॉट। और कहाँ होगी? अवे फ्रॉम द शीट, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। और इस लोकेशन पर ये फील्ड है और यहाँ यदि चार्ज रखा है माइनस Q तो उसके ऊपर एक फोर्स आएगा। कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा हमको? F इज इक्वल टू QE। तो इस प्लेट पर फोर्स ऑन प्लेट 2 कितना होगा? वो उस पर प्रेजेंट चार्ज और वहाँ मौजूद फील्ड, और वो कितनी है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलन नॉट। F इज इक्वल टू QE के फॉर्मूले से उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? तो फील्ड इधर काम कर रही है और ये नेगेटिवली चार्ज है, मतलब इधर फोर्स एक्ट करेगा। तो इस प्लेट पर फोर्स आएगा कितना? Q इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलन नॉट। और इसमें सिग्मा अपॉन एप्सिलन नॉट क्या है? ये है फील्ड इनसाइड द प्लेट्स, तो इसको ये लिखा जा सकता है। तो ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा हाफ Q टाइम्स E, वेयर E इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। और ऐसे ही इसके साथ होगा, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, इससे यहाँ फील्ड कैसी होगी? फील्ड होगी इधर, कितनी होगी वो? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलन नॉट। और वहाँ चार्ज क्या रखा है? प्लस Q, तो उस पर आएगा फोर्स,
और फोर्स इसी डायरेक्शन में आएगा, फील्ड की ही डायरेक्शन में। तो इस तरह इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड होता है हाफ क्यू ई। तो इस अट्रैक्शन से ये एक दूसरे को टच करके चार्जेस को डिस्ट्रॉय ना कर दें, तो इनको सेपरेटेड रखना पड़ता है, और उसी के लिए बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं। और उनका पास होना तो ज़रूरी है, पास जितनी होंगी ये फोर्स उतना ज़्यादा भी होगा। तो चार्ज डिस्ट्रॉय ना होने के लिए इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा जाता है। फिर यहाँ पूछा है कि हाफ क्यों आ रहा है इसमें, इस फॉर्मूले में हाफ क्यों आया है। हाफ इसलिए आया है क्योंकि ये फील्ड ही ऐसी होती है, एक प्लेट से प्रोड्यूस्ड फील्ड होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यही हाफ उस फाइनल फार्मूले में पहुंच गया है, क्योंकि ये लिखी है हमने फील्ड, उस फील्ड के फार्मूले में हाफ था, इसलिए फोर्स के फार्मूले में हाफ आ रहा है। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हो गए।